Everyone and welcome back to my channel. So let's do the Hindu newspaper analysis for today, that is 25th of October. So we will try to do it comprehensively with all the important points from static part as well. ठीक है, जैसे आपका कोई भी अगर टर्म आती है important, for example here पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पॉलिटी का टॉपिक है तो वो हम वहीं पे कवर कर लेंगे साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे करंट न्यूज़ प्लस उनका स्टैटिक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर प्रीलिम्स और मेंस वो हम कवर करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम वीकली जो भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स, जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज आपके न्यूज़ में रहे होंगे उसके लिए हर वीक एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेके आएंगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स की, जो कि आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है, इंडिया चाइना बिगिन डिसएंगेजिंग एट लास्ट 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स। रिसेंटली ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, ठीक है, ब्रिक्स का एक समिट हुआ है जिसकी साइडलाइंस पे इंडिया एंड चाइना की भी मीटिंग जो है वो हुई है, बायलैटरल मीटिंग। एंड इसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए गए थे, जो भी इनके कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स थे, जिनमें इंक्लूडेड है देप्सांग एंड देमचोक। ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लद्दाख में जहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ था, ये फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, तो इन पे डिसएंगेज करने की बात की है। ट्यूसडे से प्रोसेस ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है, फोर्सेस जो है वो वापस मूव करना स्टार्ट हो गई है एंड इट विल टेक अ फ्यू डेज टू रिमूव द स्ट्रक्चर्स जो कि वहाँ स्टैंड ऑफ के टाइम पे इरेक्ट किए गए थे। एंड जैसे ही डिसएंगेजमेंट खत्म हो जाती है, पेट्रोलिंग जो है वो रिज्यूम कर दी जाएगी जैसे पहले होती थी, ठीक है। तो वही चीज़ कही गई है कि ग्राउंड सिचुएशन रीस्टोर कर दी जाएगी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल एंड म्यूचुअल सिक्योरिटी। दैट्स इट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, सेबी चेयरपर्सन स्किप्स पार्लियामेंट्स पैक समन्स। तो पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इसने समन किया था सेबी के चेयरमैन को, बट उन्होंने ये मीटिंग स्किप कर दी है, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमने देखना है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या है, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये पार्लियामेंट के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। पर्पस क्या होता है? टू ऑडिट द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ना, तो पब्लिक अकाउंट्स दैट इज जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करना, उनके रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को, ठीक है। ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है अलॉन्ग विद एस्टिमेट्स कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये 3 फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की। तो पार्लियामेंट की 3 फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज होती है, विच आर एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। सो ये आपको चीज़ याद रखनी है। इसी के साथ ये भी देखिए कि इसके 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। मेंबर्स का 1 ईयर टर्म रहता है। मिनिस्टर्स जो हैं वो इसमें मेंबर्स नहीं हो सकते, ठीक है। देन स्पीकर जो है लोकसभा के वो अपॉइंट करते हैं इसके चेयरपर्सन को। एंड पहले क्या होता था कि रूलिंग पार्टी भी कभी कभी इलेक्ट कर देते थे, बट सिंस 1967 चेयरपर्सन जो है वो अपोजिशन पार्टी से ही होना चाहिए। ये एक तरह का इन्होंने अग्रीमेंट कर लिया आपस में कि भाई हम अपोजिशन पार्टी से ही सेलेक्ट करेंगे चेयरपर्सन, ठीक है। सो लेकिन स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो अपॉइंट करेंगे। अगर हम थोड़ा इसका हिस्ट्री देखें, सो 1921 में ये स्टैब्लिश की गई थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड फर्स्ट चेयरपर्सन थे WM हेली एंड फर्स्ट इंडियन टू होल्ड दी पोजीशन वॉज भूपेंद्र नाथ मित्रा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड इट वर्क्स क्लोजली विद कैग जो कि कमेटी को हेल्प करता है टू एग्जामिन दी गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स। आप मुझे बताएं कैग जो है वो कौन सी 3 रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये अभी आपको हिंट भी मिल गया होगा, जो हमने पीछे पढ़ा कि 3 फाइनेंशियल कमेटीज़ होती हैं, वहाँ से आपको हिंट मिल गया होगा। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताएं, ठीक है। तो ये था हमारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है। सो यहाँ पे छोटी सी एक न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस स्टेशन के सारे रूम्स में कहा है कि आपको CCTVs इंस्टॉल करने हैं। ये ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज इलीगल डिटेंशन की गई थी किसी की, एंड वहाँ पे इलीगल डिटेंशन में बहुत ज़्यादा उनके साथ क्रूएलिटी हुई, ठीक है। सो उस चीज़ के लिए जो है, दैट इज जो टर्म हम यूज़ करते हैं पुलिस ब्रुटैलिटी, उस केस में ऐसा कहा गया है, ठीक है, हाई कोर्ट के थ्रू। अब यहाँ पे एक टर्म आती है रिट पेटिशन। तो ये कोर्ट का वर्डिक्ट आया था बिकॉज किसी ने रिट पेटिशन फाइल की थी, ठीक है, कि इस तरह से एक पर्सन ने जो है उसको इलीगली डिटेन किया गया है पुलिस के थ्रू, ठीक है, पुलिस के द्वारा। तो रिट पेटिशंस, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स क्या होती हैं एंड रिट होता क्या है, ठीक है। सो
लीगल टर्म्स में अगर हम देखें, रिट रेफर्स टू अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर जो कि कोर्ट इशू करती है या कोई भी एक जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये एक तरह का डायरेक्शन होती है किसी पर्सन को बोलना कि भाई ये एक्शन करो या इससे रिफ्रेन करो, ठीक है। तो ये एनफोर्सेबल लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिसमें इशूइंग कोर्ट की अथॉरिटी होती है। तो एक तरह का रिटन डायरेक्शन है, रिटन ऑर्डर है, लीगल है, एनफोर्सेबल है कि भाई ये काम करो या ये काम मत करो, ठीक है। इंडिया में रिट पिटिशन जो है वो आप 2 आर्टिकल्स के अंदर फाइल कर सकते हो। अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो, एंड अंडर आर्टिकल 226 इन रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स। एंड अब फंडामेंटल राइट्स अगर आप वायलेट हो रहे हैं आपके, तो उसके लिए भी आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स, ठीक है। फर्स्ट होता है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ। तो किसी को अगर किसी भी पुलिस ने या कहीं किसी ने भी अनलॉफुली डिटेन किया है, ठीक है, वेदर पब्लिक पर्सन ने, मतलब किसी पुलिस अथॉरिटी ने, स्टेट ने, या किसी प्राइवेट पर्सन ने भी अगर डिटेन किया है इलीगली, ठीक है, सो कोर्ट जो है बोल सकता है कि भाई उसकी बॉडी मेरे सामने प्रेजेंट करो, ठीक है, उसको प्रेजेंट करो मेरे सामने। तो उसी को कहते हैं टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, टू हैव द बॉडी ऑफ। इट सीक्स द प्रोडक्शन ऑफ डिटेन पर्सन बिफोर द कोर्ट टू एंश्योर देयर फिजिकल लिबर्टीज प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट है रिट ऑफ मैंडेमस। सो रिट ऑफ मैंडेमस क्या है? मैंडेमस मीन्स टू कमांड, ठीक है, कि मतलब मैंडेटरी है तुम्हारे लिए करना। इट मीन्स टू कमांड somebody. So this writ is filed to compel a public official, गवर्नमेंट एजेंसी या किसी भी पर्सन को कमांड करने के लिए जिसने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, टू परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटी। तो मतलब कमांड करें कि भाई तुम अपना लीगल ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, उसको अच्छे से परफॉर्म करो, ठीक है। तो जहाँ पे भी फेलियर ऑफ ड्यूटी हो रहा हो, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी हो रही हो, सो उस चीज़ को डायरेक्ट करने के लिए कि अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करो, दैट इज रिट ऑफ मैंडेमस। नेक्स्ट इज रिट ऑफ सर्श्योररी। सर्श्योररी मीन्स टू सर्टिफाई। तो मान लो किसी भी एक लोअर कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन दिया है, ठीक है, एंड उस डिसीजन को रिव्यू करने के लिए जब एक रिट फाइल किया जाता है, कोई हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को एक रिट इशू करती है कि भाई तुम्हारा ये डिसीजन जो है ये मेरे को रिव्यू करना है, ठीक है, तो सर्टिफाई करना है, तो उसके लिए रिट ऑफ सर्श्योररी जो है वो इशू किया जाता है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन मतलब किसी को प्रोहिबिट करना, ठीक है, टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन और एक्टिंग बियॉन्ड इट्स लॉफुल अथॉरिटी। तो अगर आप अपनी लॉफुल अथॉरिटी से बाहर जा रहे हो, अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके काम कर रहे हो कुछ, ठीक है, तो उस चीज़ में आपको रोकने के लिए ये रिट जो है इशू किया जाता है। नेक्स्ट इज रिट ऑफ को वारंटो। को वारंटो मतलब कि आपने किस अथॉरिटी से कोई ऑफिस होल्ड किया है, ठीक है, ये पूछने के लिए ये रिट इशू किया जाता है टू question the authority or legitimacy of a person holding a public office. That's it. So ये थे different types of writs, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल भी कवर होता है। Now let's see कि next important news क्या है। तो अब चलते हैं एडिटोरियल्स पे। So there are certain important editorials, जैसे कि ये ब्रिक्स का समिट हुआ था उस पर एक एडिटोरियल है। मूव ऑन मदरसास, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बस एक बॉडी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन दिस गाज़ा वार एंड उसमें ग्लोबल साउथ की क्या इंटरवेंशन हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स में से कुछ गेम्स को अभी बाहर निकाल दिया गया है, उसका रीज़न देखेंगे, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, करंट मतलब आपका करंट अफेयर्स की अवेयरनेस के लिए जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट एडिटोरियल देखते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्रिक्स समिट शोड द रशिया वॉज नॉट विदाउट फ्रेंड्स। तो इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पहले पढ़ेंगे कि इस एडिटोरियल में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द स्टैटिक पॉइंट्स अबाउट ब्रिक्स। सो अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स समिट की, जो कि अभी रिसेंटली रशिया के कजान में हुआ था, तो ये 16th ब्रिक्स समिट था, ठीक है, 16th ब्रिक्स समिट था, ये याद रखना है। सो यहाँ पे समिट का जो एजेंडा था, जो कजान डिक्लेरेशन आया, जो आउटकम आया इस समिट का, उसमें मेनली बात की गई थी इकोनॉमिक बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। एंड ये जो अपना ब्रिक्स ग्रुप है, इट टुगेदर रिप्रेजेंट्स अ थर्ड ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर इकोनॉमिक बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करने की बात की गई थी, जैसे कि इंटर बैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म के लिए पुश दिया गया, ठीक है, कि इंटर बैंक कोऑपरेशन होना चाहिए, ग्रेन एक्सचेंज होना चाहिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी एक होनी चाहिए, एंड जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी ग्रोथ के बारे में भी कुछ इनिशिएटिव्स जो है डिस्कस किए गए, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यू मेंबर्स ऐड किए गए हैं ब्रिक्स में। देखो ब्रिक्स में नॉर्मली जैसे इसका एक्रोनिम है ना, वैसे ही 5 मेंबर्स हैं ये, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने लास्ट में ज्वाइन किया, इसीलिए इसको लास्ट में यहाँ पे रखा गया।
एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे इनकी जो एनुअली जितने भी इनके समिट्स होते हैं वो इनके अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से, नॉट अल्फ़ाबेट्स, इनके एक्रोनिम के हिसाब से जो है रोटेशनली इनकी चेयरमैनशिप मूव करती है। जैसे पहले समिट जो है अगर ब्राज़ील ने होल्ड किया, नेक्स्ट ईयर रशिया करेगा, नेक्स्ट ईयर इंडिया करेगा, देन चाइना, देन साउथ अफ्रीका, इस तरीके से ये मूव करता है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो न्यू मेंबर्स ऐड किए गए हैं इनके नाम क्या है? 2023 में इनको ऐड किया गया। वी हैव ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, सऊदी अरेबिया। ठीक है। तो ये 5 मेंबर्स जो है न्यूली ऐड किए गए हैं, याद रखने हैं, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई एंड साउथ अरेबिया। ठीक है। तो इस मूव को कहा गया है, ये जो न्यू मेंबर्स इन्होंने इंडक्ट किए हैं, इसको कहा गया है कि ये एक काउंटर बैलेंसिंग अरेंजमेंट है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का। तो ऐसे कहा जाता है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। ठीक है। ये ग्रुपिंग की जाती है, कैटेगराइजेशन की जाती है। सो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का एक काउंटर बैलेंसिंग अरेंजमेंट की तरह ये जो है सामने आता है। ठीक है। अब मोदी जी जैसे कहते हैं कि ब्रिक्स जो है ये इंक्लूसिव है, कोई डिवाइसिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट वन दैट वर्क्स इन इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। एक तरह का उसका भी प्रूफ है ये, हाँ, कि इंक्लूसिव है। हमने अफ्रीका की कंट्रीज़ को हमने इंक्लूड किया, हमने मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ को जो है वो इंक्लूड किया यहाँ पे। देन इंडिया इज़ द ओनली मेंबर ऑफ ब्रिक्स जो कि बाकी यूएस लेड अरेंजमेंट्स का भी पार्ट है, जैसे क्वाड का पार्ट है इंडिया, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आईपीईएफ का भी पार्ट है। ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे इंडिया बैक द स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ्स इन डिक्लेरेशन ऑन इजराइल इन गाजा एंड सपोर्ट फॉर स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। तो यहाँ पे इंडिया का जो है, ठीक है, उन्होंने बैक किया इन चीज़ को। देन ये कहा गया कि ब्रिक्स ग्रुपिंग जो है वो एक मेंबर्स को एक तरह का स्टेज प्रोवाइड करती है टू डिस्कस द थॉर्नी बायलैटरल इशूज़। जो कॉन्फ्लिक्टिंग बायलैटरल इशूज़ हैं उनको डिस्कस करने के लिए ब्रिक्स एक तरह का स्टेज प्रोवाइड करती है। जैसे ईरान यूएई का जो इशू है उसको वो डिस्कस कर सकते हैं, इजिप्ट इथियोपिया में अगर कोई इशू है, ठीक है, तो उनको वो डिस्कस करने के लिए उनको बायलैटरल एक स्टेज प्रोवाइड करती है। सिमिलरली ब्रिक्स के समिट के साइडलाइंस पे ही इंडिया एंड चाइना की भी जो मीटिंग हुई थी, एंड वहाँ पे हमने देखा कि जो डोकलाम इशू था, ठीक है, जो डोकलाम भूटान का जो एरिया है, सो डोकलाम जो है वो वहाँ पे भी स्टैंड ऑफ हुआ था फोर्सेस का। तो उस चीज़ में डिटॉन देखने को मिला है, एक रेस्ट देखने को मिली है। ठीक है। पीस देखने को मिली है अभी इस मीटिंग के बाद। एंड 4 ईयर का जो LAC स्टैंड ऑफ था जिसके बारे में हमने फर्स्ट आर्टिकल ही पढ़ा न्यूज़पेपर में, फर्स्ट पेज में, सो वो चीज़ भी जो है उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात हुई है। ठीक है। यहाँ जैसे आप लोकेशन देख सकते हैं, ये आपका इंडिया का सिक्किम है। ठीक है। यहाँ पे आपका नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, और भूटान के यहाँ पे वेस्ट साइड में डोकलाम है। तो यहाँ पे चाइनीज़ फोर्सेस और भूटानीज एंड इंडियन फोर्सेस जो इनका स्टैंड ऑफ हो गया था। सिमिलरली अगर हम देखें लोकेशन ऑफ देप्तांग प्लेन्स इन लद्दाख, देखिए जैसे ये लद्दाख है, ठीक है, ये वाला जो आपका पार्ट है दिस इज़ लद्दाख एंड दिस इज़ JNK। ठीक है। सो लद्दाख में जैसे यहाँ पे देप्तांग प्लेन्स हमने पढ़े, यहाँ पे देमचोक पढ़ा, इसके अलावा गलवान वैली पे भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। ठीक है। एंड हॉट स्प्रिंग्स भी यहाँ पे हैं, दौलत बेग ओल्दी, ये सब पॉइंट्स जो यहाँ पे हैं। एंड यहाँ हर जगह जो है आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले थे, स्टैंड ऑफ देखने को मिला था। ठीक है। तो ये लोकेशंस पता होने चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। अब ब्रिक्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स जो है ये फॉर्मलाइज किया गया था 2006 में एज ब्रिक। ठीक है। उस टाइम साउथ अफ्रीका नहीं था वहाँ पे। 2009 में इसकी फर्स्ट समिट होती है, ये कैटेरिनबर्ग रशिया में। ये UPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन इस ग्रुप को, ब्रिक ग्रुप को रीनेम किया जाता है एज ब्रिक्स। ठीक है। जिसमें साउथ अफ्रीका भी आ जाता है। 2010 में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है एज फुल मेंबर। ठीक है। नाउ इट्स एन इम्पॉर्टेंट ग्रुपिंग जो कि 41% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है, 24% ऑफ वर्ल्ड GDP एंड ओवर 16% शेयर इन दी वर्ल्ड ट्रेड। और अभी अगर हम देखें इसमें 5 और मेंबर्स ऐड हो चुके हैं, उनके नाम अभी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, अभी जस्ट हमने आर्टिकल में वो पढ़े हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट आर्टिकल है मूव ऑन मदरसाज द एलियनेशन ऑफ मुस्लिम्स। तो इसमें बस इतना याद रखना है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टे कर दी है, स्टे लगा दिया इन्होंने ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ NCPCR, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, टू स्टॉप गवर्नमेंट फंडिंग टू मदरसाज। तो NCPCR ने रेकमेंड किया था कि गवर्नमेंट फंडिंग बंद कर दी जाए मदरसाज में, जिस पे स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बस यही कंटेक्स्ट है।
ऐसा इन्होंने क्यों कहा था? मदरसा जो है दीज आर नॉट कंप्लायंट विद द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, ये याद रखना है कि दिस इज नॉट कंप्लायंट विद द RTE एक्ट 2009। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो कम्युनल हैं या फिर जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम वो स्किप करेंगे। अब ये देख लो कि ये जो हमने पढ़ा ऊपर बॉडी पढ़ी, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द एक्ट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, ठीक है, इसमें ये बनी थी 2005 का ये एक्ट है। सो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए। अब देखा जाए तो मदरसा जो है ये क्या होता है? एक स्कूल होता है, ठीक है, तो स्कूल को ही मदरसा कहते हैं इस्लाम में। मदरसा सिस्टम प्रिवेल्ड सिंस द डेज ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड इट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय स्लेव, खिलजी एंड तुगलक डायनेस्टीज। यहीं पे एक हम एंशियंट हिस्ट्री का भी वो देख लेते हैं। इब्न बतूता जो एक मोरक्कन ट्रैवलर थे, वो फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पे इंडिया में आए थे। फ़िरोज़ शाह तुगलक वॉज द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो पहले मोहम्मद बिन तुगलक थे, उसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक आते हैं एंड फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पे ही इब्न बतूता जो है मोरक्कन ट्रैवलर वो इंडिया में आते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने देख ली। देन आर्टिकल 25 का यहाँ पे मेंशन है, वो देख लेते हैं। इट गिव्स द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस, ठीक है, तो आर्टिकल 25। इसी के साथ आप मुझे बता दीजिए कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन में और कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कौन कौन से और आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, विच इज़ द गाज़ा वॉर एंड दिस ग्लोबल साउथ इंटरवेंशन, ठीक है, तो गाज़ा वॉर जो है इसका हम पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे जब हम वीकली वाला जो अपना समराइज करेंगे वीकली इश्यूज़ में, ठीक है, तो उसमें हम पूरा इसराइल एंड गाज़ा वॉर ये सब इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नाउ आर्टिकल में ग्लोबल साउथ उस पर क्या इंटरवेंशन कर सकता है या कर सकता है कि नहीं, उस चीज़ को बताया गया है, ठीक है। सो कहा गया है कि ग्लोबल साउथ की काफ़ी फ्रेगमेंटेड अप्रोच रही है इस इशू की तरफ। जैसे साउथ अफ्रीका जो है उसका तो एक डिफरेंट ही अप्रोच था, उन्होंने ICJ में इसराइल को लेके गए, ठीक है, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, उनके अगेंस्ट एक वारंट इशू करवाने के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं चाइना एंड इंडिया की, जो कि साउथ ग्लोबल साउथ में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, उन्होंने डाइवर्जेंट पोजीशंस ले रखी हैं। वो नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा जो है उनका जो अप्रोच है वो नेशनल इंटरेस्ट की तरफ ज़्यादा है रादर देन ट्राइंग टू बिल्ड अ कंसेंसस। एंड दो वो कहते रहते हैं कि हाँ सीज फायर होना चाहिए, डिप्लोमेसी लेड रेजोल्यूशन होना चाहिए, बट डाइवर्जेंट पोजीशन है उनका, ठीक है। देन यहाँ पे कहा गया है कि चाइना का व्यू क्या है। तो चाइना ने लास्ट ईयर के अक्टूबर से अगर हम बात करें, उन्होंने हमास को एक भी बार नाम लेके कंडेम नहीं किया है, ठीक है, क्यों? ताकि उनकी खुद की मेडिएशन विंडो जो है वो ओपन रहे, जैसे कि उन्होंने पहले भी मेडिएट करवाया था ईरान और सऊदी अरेबिया में, उसकी वजह से उनकी काफ़ी वाहवाही हुई थी, ठीक है, काफ़ी उनको तारीफ़ें मिली थी। तो वो चाहते हैं कि हम अगर ऐसे पिन पॉइंट करके हमास को अगर हम कंडेम करते हैं तो दोबारा उनके साथ मेडिएशन, अगर हमको किसी कंट्री की मेडिएशन करवानी पड़ती है तो हमास हमारे साथ हमारी बात नहीं सुनेंगे, ठीक है। सो चाइना का कुछ कुछ इस तरह का अप्रोच था, तो उसने बाय नेम कंडेम नहीं किया है। एंड चाइना ने अंडरमाइन किए हैं रिलेशंस विद इसराइल, बिकॉज उसको लगता है कि इसराइल जो है US के साथ ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी में है, ज़्यादा क्लोज है, एंड इसलिए चाइना को खुद की कैपेसिटीज़ जो है कहीं और किसी और कंट्री के साथ यूटिलाइज करनी चाहिए। तो एक ये भी चाइना का जो है वो थॉट प्रोसेस था, ये कहा गया है इस आर्टिकल में। देन अगर हम इंडिया की अप्रोच की बात करते हैं, तो इंडिया की जो अप्रोच है टू दी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वो स्क्यूड रही है टूवर्ड्स इसराइल, ठीक है, तो इसराइल की तरफ थोड़ी सी टिल्टेड रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज इसराइल और इंडिया का एक थोड़ा सा कॉमन चीज़ है कि दोनों ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फेस करते हैं, ठीक है। इसराइल भी जो है वो हमास हिजबुल्लाह इन तरफ से जो है फेस करता रहता है टेररिज्म। तो दोनों का एक तरह का इमोशनल कनेक्ट हम बोल सकते हैं इस चीज़ को लेके है। बोथ स्टेट सफ़र फ्रॉम द डिज़ाइंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जैसे कि अगर एग्जांपल एक दी जाए जहाँ पे, तो 2011 में इसराइल को फोर्स किया गया था कि वो सिनवर एक जो टेररिस्ट थे उसको टेररिस्ट था उसको रिलीज़ कर दें प्रिजन से, ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर अ कैप्चर्ड इसराइली सोल्जर। तो इंडिया के साथ भी सेम कहानी हुई थी, जब जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर जो है उसको रिलीज़ करना पड़ा था हमको ड्यूरिंग दी हाईजैकिंग ऑफ IC-814 इन 1919। तो इसलिए थोड़ा सा एक मतलब इसराइल की तरफ टिल्ट रहता है। एंड बट इंडिया जो है पैरेलली कंटिन्यू टू सपोर्ट अ
टू स्टेट सोल्यूशन एंड पैलेस्टीन स्टेट को हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं 1988 में, ठीक है। सो दोनों ही पॉलिसीज जो है वो कॉन्करेंटली रन कर रहे हैं एंड उसकी वजह से एक तरह का पोलराइज्ड इंप्रेशन देता है ये, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारी दोनों पॉलिसीज जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं, जैसे डी हाइफनेशन पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। हम दोनों कंट्री से, पैलेस्टीन एंड इसराइल से अलग अलग डील करते हैं। सो इन दी एंड इन्होंने कहा है कि ग्लोबल साउथ जो है उसमें देखा जाए तो इंडिया और चाइना की कंटेस्टेशन की वजह से कोई रियल यूनिटी नहीं है, ठीक है, विद इन ग्लोबल साउथ। एंड जो वॉर हो रहा है गाज़ा में, इट हैज़ ऑल्सो शोन दैट जो आइडिया है अमेरिका का, पैक्स अमेरिकाना डिज़ाइन का, वो भी डिमिनिश कर रहा है, ठीक है, कि मतलब अमेरिका की ही वहाँ पे जो है डोमिनेशन होगी, तो वो चीज़ भी नहीं है। ग्लोबल साउथ जो है उसमें भी कोई ऐसी खास यूनिटी नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे अलग ही डेमोक्रेसीज वर्सेस नॉन डेमोक्रेसीज का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिस्पैरिटीज़ हैं, तो उसकी वजह से एक ट्रू यूनिटी जो है वो नहीं है कि ग्लोबल साउथ जो है वो कलेक्टिवली या इंडिविजुअली कोई खास इन्फ्लुएंस जो है वेस्ट एशिया की इस वॉर में दे सके, ठीक है। तो ये चीज़ बताइए अबाउट द रोल ऑफ ग्लोबल साउथ इन द वॉर, इन द गाज़ा वॉर, ठीक है। सो बाकी इस पे और भी आर्टिकल्स आएंगे तो इशू जो है अच्छे से कंप्लीटली समझ आ पाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि organizers of Commonwealth Games, they have decided to limit the games to 10 integrated disciplines. So games को, कुछ games को ड्रॉप कर दिया गया है एंड कहा है कि सिर्फ 10 integrated disciplines तक ही सीमित रहेगी अब, ठीक है, इंक्लूडिंग पैरा स्पोर्ट्स। तो इसीलिए इंडियंस काफ़ी डिसअपॉइंटेड है बिकॉज इंडिया के जो मेन मेडल्स आते थे, जैसे रेसलिंग में आते थे, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, स्क्वैश, क्रिकेट, इन सबको ड्रॉप कर दिया गया है। तो इसकी वजह से इंडिया के जो मेडल प्रॉस्पेक्ट्स हैं 2026 ओलंपिक्स के लिए, सो वो कम हो गए हैं, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वो कम हो गए हैं। सो अब सिर्फ वेट लिफ्टिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, जूडो, बॉक्सिंग, मतलब यहाँ तक ही सीमित रह गए हैं। देन अगर हम बात करते हैं कि रीज़न क्या था, तो रीज़न समझने के लिए हम यहाँ से देखते हैं। सो रीज़न क्या था इन सब चीज़ों के पीछे। सो ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया ये जो है होस्ट करने वाली थी 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स, बट इन्होंने कैंसिल कर दिया उस प्लान को बिकॉज उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो है ऑफ द गेम्स टू विक्टोरियंस इज़ ओवर 589 मिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है, ये रिपोर्ट में कहा गया। एंड मतलब ये कहा कि दिस वेस्ट कुड हैव बिन अवॉइडेड। एंड बाद में जो है इस फिगर को, ये जो इतना ज़्यादा कॉस्ट है इसको, इट हैज़ ब्लोन आउट टू 6.9 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो इंस्टेड जो विक्टोरिया है उसको कंपनसेट करना पड़ा था यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को फॉर ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब इश्यूज हुए थे कि मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा उसकी चल रही है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो इस वजह से इन्होंने कहा कि भाई कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ गेम्स को हम ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। बस ये कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए था एंड इसलिए आर्टिकल का नाम है कॉस्ट ऑफ गेम्स, दैट्स इट। अब देखते हैं, हाँ, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, यहाँ बस बोला है कि शुड चेस बी एन ओलंपिक स्पोर्ट। सो बस इसमें ये देख लो कि इंडिया ने 2024 के जो चेस ओलंपियाड थे बुडापेस्ट हंगरी में हुए थे, सो वहाँ पे डबल गोल्ड हमने जीता था बाय क्लिंचिंग द टॉप स्पॉट इन बोथ ओपन इवेंट एंड वुमेन्स टीम कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। देखो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ये चेस को एज ए स्पोर्ट तो रिकॉग्नाइज करती है, बट चेस जो है ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है, बट नॉर्मली हाँ ये बोलती है कि एक स्पोर्ट है। एंड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या वर्ल्ड चेस फेडरेशन जिसको फाइट कहते हैं, ठीक है, तो ये एक ऑफिशियल फेडरेशन है, ऐसा ये रिकॉग्नाइज करती है, बट चेस इज़ नॉट एन ओलंपिक स्पोर्ट येट। अब देखा जाए फाइट जो है ये क्या करती है, रेगुलरली कंडक्ट्स वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल एंड रीजनल चैम्पियनशिप्स फॉर चेस, ठीक है, फॉर वेरियस एज ग्रुप्स फ्रॉम चिल्ड्रन टू वेटरन्स, इवन फॉर इनमेट्स ऑफ जेल्स, ये कंडक्ट करती है चेस कॉम्पिटिशन्स। देखा जाए तो चेस इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ओलंपिक स्पोर्ट्स क्या होते हैं, ओलंपिक नहीं है, ये ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है, बट ओलंपिक स्पोर्ट्स का ये एक पार्ट है। स्पोर्ट्स क्या होते हैं, मतलब जो ग्लोबल वर्चुअल वर्चुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन जो होता है ना उसको बोलते हैं ओलंपिक स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, ठीक है। तो उसका ये पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो दिल्ली में हमने देखा कि भाई दोबारा ये स्मॉग वगैरह काफ़ी हो गया है,
तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ब्लेम किया है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को कि भाई आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट को प्रॉपरली। तो अब ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो सबसे पहले इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 से ये बनी थी। सो ये कोऑर्डिनेट करती है इट्स एक्शंस ऑन मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी विद द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड एडजॉइनिंग एरियाज, एडजॉइनिंग स्टेट्स जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, ठीक है। सो इन सबके साथ कोऑर्डिनेट करके ये एयर क्वालिटी को मॉनिटर करती है। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कॉम्पोजिशन क्या है इसकी। सो कॉम्पोजिशन में इट इज़ चेयर्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ द सेक्रेटरी रैंक और चीफ सेक्रेटरी रैंक, ठीक है। 3 साल तक के लिए पोजीशन होल्ड करेगी और अंटिल ही और शी अटेन्स द एज ऑफ 70 ईयर्स, तो 3 ईयर्स और 70 ईयर्स, ठीक है। देन 5 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मेंबर्स होंगे, एक चेयरपर्सन हो गया, ठीक है। 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे जो कि चीफ सेक्रेटरीज या सेक्रेटरीज होंगे इन बाकी स्टेट से, दैट इज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी, ठीक है। एंड 3 फुल टाइम टेक्निकल मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर्स होंगे एनजीओ से, एंड टेक्निकल मेंबर्स जो हैं वो होंगे सीपीसीबी, इसरो, नीति आयोग, इन सब से। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। हाँ, ये देख लो, जेएनके के रिलेटेड है ये। सो जेएनके के जो न्यू सीएम हैं ओमर अब्दुल्ला, सो वो अभी स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होना चाहिए जेएनके में। तो हमारे काम की चीज़ जो है यहाँ पे वो है 370 आर्टिकल, ठीक है। तो 370 आर्टिकल जो है जिसमें जेएनके को एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करने की बात की गई थी, स्टेट फ्लैग था एक अलग से, एंड ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो ये 370 आर्टिकल को जो है अमेंड करके इसकी मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो है उनको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो ये वाली सारी प्रोविजंस स्ट्रक डाउन कर दी गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था 2019 में, और इनकी प्रोविजन जो है ये सब उनको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। देन नेक्स्ट क्या है इम्पोर्टेंट। हाँ, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे, डाना एक साइक्लोन है, सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आया है डाना। तो उड़ीसा की कोस्ट में हिट किया है इसने, ठीक है। वहाँ पे लैंडफॉल हुई है इसकी वजह से। तो ये बस देखना है। तो अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो देख लेते हैं। एक तो लार्ज सी सरफेस एरिया होना चाहिए विथ टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर मतलब ज़्यादा होना चाहिए, वार्म वाटर होगा तभी वहाँ पे इवापोरेशन होगी, ठीक है, लो प्रेशर बनेगा एंड वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन वाली कंडीशंस बनेंगी। कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए वहाँ पे, इतनी होनी चाहिए कि वो एक साइक्लोनिक वोर्टेक्स क्रिएट कर सके, ठीक है। देन देयर शुड बी स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। तो वर्टिकल विंड स्पीड जो है उसमें थोड़ी वेरिएशन होनी चाहिए, कहीं वीक है कहीं स्ट्रॉन्ग है, उस तरीके से। एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए जिसको हम लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है, जहाँ से ये साइक्लोन जो है वो इमर्ज कर सके, ठीक है। अपर डाइवर्जेंस होनी चाहिए अबव द सी लेवल। सो डाइवर्जेंस होनी चाहिए क्यों। सो एयर यहाँ से, वार्म एयर जो है वो ऊपर असेंड कर जाएगी एंड यहाँ पे डाइवर्ट होती रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे साइड वाइज जो है वो डाइवर्ट हो जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये यहीं पे स्टक हो गई एयर, यहीं पे अगर चलती रही तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया नहीं बन पाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो एयर ऊपर जा रही है ये डाइवर्ट हो जाए और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन। अब हम जानते हैं अबाउट कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स जो होती है इट इज़ अ फोर्स कॉज्ड बाय अर्थ्स रोटेशन, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंड को राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है एंड सदर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। इसको कहते हैं फेरेल्स लॉ। एंड डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी जब वेलोसिटी विंड की ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। आपकी जैसे अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट, ये आपका वेस्ट है, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ ईस्ट, ठीक है। इस तरीके से ये रोटेट कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, सो मान लो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये आपका सदर्न हेमिस्फेयर है। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, ठीक है, और अर्थ की जो रोटेशन है वो इस डायरेक्शन में है, इस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि अर्थ की रोटेशन भी उस डायरेक्शन में है,
ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सदर्न हेमिस्फेयर की, सो सदर्न हेमिस्फेयर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में जैसे आ रहा है, ठीक है। सदर्न हेमिस्फेयर में ये बेस है ना, तो इस डायरेक्शन में विंड मूव कर रही है अगर, या कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है, सो अर्थ की जो रोटेशन है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ की रोटेशन भी इस डायरेक्शन में है, इस तरह है, ठीक है, इस तरह बाहर की तरफ। तो यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है ये भी इस तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सदर्न हेमिस्फेयर में इस ऑब्जेक्ट की वेस्ट की तरफ, ठीक है, मतलब लेफ्ट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्शन हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, so next article is about Pali as classical language. So recently जो है पाली को as classical language डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द इंडियाज कमिटमेंट टू प्रिजर्व बुद्धिस्ट कल्चर, ठीक है। पाली जो है वो बुद्धिस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ठीक है, बुद्धिज्म की। सो इसके बारे में यहाँ और देखते हैं हम। यूनियन कैबिनेट chaired by PM Narendra Modi has approved to confer status of classical language to Marathi, Pali, Prakrit, Assamese, Bengali languages as on October 3rd 2024। तो ये 5 लैंग्वेजेस है जिनको क्लासिकल लैंग्वेज बना दिया गया है। नाम रट लेने हैं, पाली एंड प्राकृत, ठीक है, मराठी, असमीज एंड बंगाली, ठीक है। इसके अलावा 6 ऑलरेडी क्लासिकल लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती थी, तो टोटल अभी 11 नंबर हो गया, ठीक है। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी एज क्लासिकल लैंग्वेज वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड उड़िया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम इनके रट लेना, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है कुछ इंपॉर्टेंट बचा? द नेक्स्ट आर्टिकल है दैट गवर्नमेंट अप्रूव्ड 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक कमेटी के बारे में हमने जानना था, दैट कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इन्होंने अप्रूव किए हैं ये रेलवे प्रोजेक्ट्स। तो कौन अप्रूव करता है ऐसे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एंड इट इज़ चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो कौन कौन सी ये रेलवे प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है? तो एक रेलवे लाइन बिटवीन एरुपल्लम एंड नंबुरू वाया अमरावती, ठीक है। तो अमरावती को कनेक्ट करेगा ये, डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी अमरावती के साथ। एंड सेकंड है कि रेलवे ट्रैक को डबल करना है। डबल मीन्स कि सिर्फ वन साइडेड रेलवे ट्रैक होगा, उसको 2 वे बनाना है। तो ये एक पर्टिकुलर रेलवे जंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे डबलिंग करनी है। दैट्स इट। देन एक आई थिंक ये लास्ट आर्टिकल है, क्राइसिल के बारे में न्यूज़ में आया था। क्राइसिल, तो बस हम ये क्राइसिल के बारे में जानेंगे क्या है ये। सो क्राइसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं। सो दीज एसेस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एसेस, कैलकुलेट एंड असाइन क्रेडिट रेटिंग टू कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंटरप्राइजेस। क्रेडिट रेटिंग मतलब कि लोन के बारे में कुछ है, ठीक है। तो it help lenders and investors determine the potential risk involved in lending money to a particular borrowing entity। तो किसी कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लोन देने में कितना रिस्क है, ठीक है, लेंडर्स और इन्वेस्टर्स को, वो चीज़ डिटर्मिन करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो रिस्क बताती है ये इन्वॉल्व विद इन्वेस्टिंग इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। इसको CRAs जो है वो इंडिया में रेगुलेट कौन करता है? सो सेबी जो है वो रेगुलेट करता है CRAs को अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, ठीक है। टॉप 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की अगर हम बात करें जो इंडिया में हैं, फर्स्ट इज क्राइसिल क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। इकरा है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, देन केयर है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, एक्यूट रेटिंग्स है, देन ब्रिक वर्क रेटिंग्स है, इंडिया रेटिंग्स एंड इन्फोमेरिक्स, ठीक है। क्राइसिल, इकरा, केयर, एक्यूट, ब्रिक वर्क, इंडिया रेटिंग्स एंड इन्फोमेरिक्स। बस ये नाम याद होने चाहिए फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। एंड दैट्स इट, आगे और कुछ भी नहीं है इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर।